हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे प्रवक्ता हिंदी के लिए। एक महत्वपूर्ण क्लास ये रहेगी जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आगामी एग्जाम्स के लिए, और जिसमें से आपके आगामी एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार हिंदी के क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, आँख की किरकिरी होना का अर्थ होता है अप्रिय लगना। यानी कि अगर कोई चीज़ अप्रिय लगती है तो उसके लिए मुहावरा जो बना है या उसके लिए जो वाक्य बना है दोस्तों, आँख की किरकिरी होना। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो दोस्तों, जो आंचलिक रचनाएं कही जाती हैं वो होती हैं अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, और किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित जो रचनाएं होती हैं उनको आंचलिक रचनाओं के नाम से संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने त्रिवेणी जो रचना है उसके अंतर्गत 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। वह हैं दोस्तों तुलसीदास, सूरदास और जायसी। सूरदास, तुलसीदास और जायसी को इन्होंने त्रिवेणी में जो है 3 महाकवि के रूप में इनको माना गया है। तो नाम है सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आत्मजयी के रचयिता कौन हैं। तो आत्मजयी के रचयिता कौन है दोस्तों। इसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण दोस्तों आत्मजयी के रचयिता हैं। ऑप्शन इसका कुंवर नारायण सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मनिर्भर यानी कि इस निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो आत्मनिर्भरता निबंध के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों आत्मनिर्भरता नामक निबंध के रचनाकार रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। तो आधुनिक मानव के हाल का जो पूर्वज है दोस्तों वो कौन है, वह है क्रो मैग्नन मनुष्य। तो क्रो मैग्नन मनुष्य जो है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, और क्रो मैग्नन मनुष्य के आधार पर ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों महादेवी वर्मा को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, ये कहा गया है दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक युग के चरण कौन हैं। तो आधुनिक युग के चरण किसे कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग के चारण के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आंध्र प्रदेश की राजधानी राजकीय भाषा कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा राजकीय भाषा के रूप में जानी जाती है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है तेलुगु। ठीक है दोस्तों, आपको भारत के अंतर्गत सभी राज्यों के भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में ये कंपलसरी नहीं है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा पूछी जाए, अन्य किसी भी प्रदेश की पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है। तो आसमान पर चढ़ाने से तात्पर्य होता है दोस्तों बहुत अधिक प्रशंसा करना। यदि किसी की बहुत अधिक प्रशंसा कर दी जाती है तो कहा जाता है कि इसे आसमान पर चढ़ाया गया है। तो अत्यधिक प्रशंसा करना भी नुकसानदायक होता है। अगला दोस्तों, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है। तो इतिहास शब्द का जो शुद्ध विशेषण है दोस्तों वह है ऐतिहासिक। ठीक है। तो इतिहास शब्द का जो शुद्ध विशेषण है दोस्तों क्या है, वो ऐतिहासिक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईदगाह नामक जो कहानी है इसके रचयिता कौन है।
तो ईदगाह नामक जो कहानी है इसके रचयिता हैं प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र दोस्तों ईदगाह नामक कहानी के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो कामायनी जो है क्या है? एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचय दिए हैं? तो दोस्तों मिस्र बंधुओं ने दोस्तों सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचय दिए हैं मिस्र बंधुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, वह है भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी के अंतर्गत स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक जो उपयोग किया गया है दोस्तों वो किया गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो जयशंकर प्रसाद जो छायावादी कवि हैं, इन्होंने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो कौन से देश है जिसमें सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों? यह है भारत। भारत के अंतर्गत दोस्तों अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं दोस्तों वो वीर रस पर आधारित हैं, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर को वीर रस के कवि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों वो मिला था उर्वशी के लिए। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? तो रीतिकाल में एक ऐसे कवि जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हुए था वह है बिहारी। तो बिहारी दोस्तों रीतिकाल के अंतर्गत ऐसे कवि थे जो अपने एक ही रचना से हिंदी साहित्य के अंतर्गत अमर हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार दोस्तों चाइना में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल पीला होने का क्या अर्थ है? तो लाल पीला होने का अर्थ होता है दोस्तों क्रोधित होना या क्रोध करना, लाल पीला होने का अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लगी कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनावत। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? वह है घनानंद। घनानंद की रचना है दोस्तों लागी कवित्त बनावत, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। ये पंक्ति जो है इस पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसके रचयिता कौन है दोस्तों? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वापसी। वापसी किस विद्या में रचित है? तो वापसी दोस्तों कहानी के रूप में रचित है। किस रूप में? कहानी के रूप में या कहानी विद्या के रूप में रचित है दोस्तों। अगला है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का जो शुभारंभ हुआ है दोस्तों वह है 57 ईस्वी से। कब से? 57 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की जो पदावली है दोस्तों उसकी भाषा है मैथिली।
मैथिली भाषा में दोस्तों विद्यापति की पदावली लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, वह हैं चंद वरदाई को वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। अगला है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो वीरों का कैसा हो बसंत नामक जो कविता है, इसके रचयिता हैं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यवस्थापिक प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग जो है किस प्रयोगवादी कवि मिलता है दोस्तों? वो मिलता है अज्ञेय में। तो अज्ञेय के अंतर्गत व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं दोस्तों, वह हैं बाल मुकुंद गुप्त दोस्तों शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। अगला है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। शिवा बावनी किसकी रचना है दोस्तों? यह है भूषण की रचना है दोस्तों शिवा बावनी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की जो खोज की है दोस्तों, वो की गई है आर्यभट्ट के द्वारा। तो आर्यभट्ट ने दोस्तों शून्य की खोज की थी। अगला है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी जो रचना है दोस्तों, इसके रचयिता हैं शरावगी। अलका शरावगी की ये रचना है दोस्तों शेष कादंबरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका शरावरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, श्रद्धा कृति की नायिका कौन है? तो दोस्तों श्रद्धा कृति की नायिका जो है वह है कामायनी। ठीक है, तो श्रद्धा जो है कामायनी कृति की नायिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार जो भारत के अंतर्गत जो भाषाएं हैं टोटल वो हैं 22 भाषाओं को दोस्तों राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं, एक तो है दोस्तों संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 4 के 4 दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई भाषाएं हैं। अगला है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो संसद से सड़क तक नामक जो काव्य है इसके रचनाकार है सुदामा पांडेय, जिनको धूमिल की उपाधि भी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत के से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जो संस्कृत से प्रभावित होने वाली सबसे ज़्यादा प्रभावित जो द्रविड़ भाषा है वह है तेलुगु। तेलुगु भाषा दोस्तों संस्कृत से प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय, इसको हम प्रीवियस पेपर में कर चुके हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है दोस्तों? ये है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो सखी वे मुझे कहकर जाते इस पंक्ति के रचयिता कौन है? यह है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पंक्तियों में कहा है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो सबसे पहले अपने आत्मकथा को हिंदी में लिखने का श्रेय जाता है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को। किसको दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद को, जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया?
तो दोस्तों इस मिस्र बंधु ने हिंदी नवरत्न के अंतर्गत जो मिस्र बंधु हैं, वो उन्होंने जो है अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा करने वाला पहला विदेशी दोस्तों वो था फायान। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया शब्द जो दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था यूनान वासियों के द्वारा। यूनान वासियों ने दोस्तों सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो दोस्तों सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र मिला है वह है हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख के अंतर्गत मिला है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र। अगला प्रश्न है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप जो पंक्ति है, इसके रचयिता दोस्तों कबीर हैं। कौन है? कबीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्यकार अज्ञेय का जो पूरा नाम है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस क्षेत्र के निवासी थे? ये थे भूमध्य सागरीय। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो इसी सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।